स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम हाइजीन प्रिंसिपल और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हाइजीन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हाइजीन ने हमें बताया था कि वैक्यूम में जो है वो लाइट कैसे ट्रेवल करती है। तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक सोर्स है लाइट की, और अगर हम उसको इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल इफ देर इज अ काइंड ऑफ अ कैंडल, और इस कैंडल से जो रोशनी फूट रही है वो स्फीयर्स की शक्ल में स्पेस में फैल रही है, यानी कि वो तीन अतराफ में, थ्री डायमेंशंस में या चारों अतराफ में, हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, ये स्फेरिकली जो है ये अपनी सोर्स से निकलकर बाहर की तरफ फैल रही है। तो इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें कि ये जो इसके स्फेरिकल जो वेव्स हैं ये किस तरह से जनरेट हो रही हैं, और सपोज हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हम राइट साइड के ऊपर फैलने वाली जो रोशनी है, जो लाइट है, अगर हम सिर्फ उसका एनालिसिस करें तो इस तरीके से हमें ये वेवलेट्स की सूरत में नजर आएगी। यानी कि ये जो स्फेरिकल वेव्स बन रही हैं, इनका अगर हम सिर्फ एक पोर्शन कंसिडर करें तो ये वेवलेट कहलाएगा। अब हाइजीन ने हमें ये बताया था कि ये जो वेवलेट्स हैं ये कैसे ट्रेवल करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, और ये अपनी सोर्स से निकलकर राइट साइड के ऊपर एक्सपेंड कर रही है। तो अगर हम अज्यूम करें दैट देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, और उससे जो है वो एक वेव फ्रंट निकला है। अब वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट जो है ये बहुत सारे स्फेरिकल जो वेवलेट्स हैं उनका टेंजेंट है, जिसको हम आगे मजीद एक्सप्लेन करेंगे। इस वक्त हम इसको एक वर्टिकल लाइन से शो कर रहे हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये बेसिकली एक प्लेन है, यानी कि ये एक प्लेन का जो है हमें वन डायमेंशनल व्यू नजर आ रहा है। तो ये ए बी प्लेन है, इसका मतलब है कि हम लाइट को एक प्लेन वेव अज्यूम करेंगे। यानी ये जो प्लेन है ना वेव फ्रंट्स का, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ, ठीक है। और इस प्लेन वेव को का दूसरा नाम जो है, ये जो प्लेन वेव है, इस ये जो प्लेन नजर आ रहा है ये बेसिकली वेव फ्रंट से जनरेट हुआ है, जो कि यहाँ पर हमें स्फेरिकल वेव्स की शक्ल में नजर आ रही है। तो हाइजीन ने ये कहा था कि लाइट को फैलने के लिए वो जब अपने सोर्स से निकलती है तो उस वक्त उसके उससे निकलने वाला हर वेव फ्रंट जो होता है वो अपने से आगे जनरेट होने वाले वेव फ्रंट की सोर्स बन जाता है। यानी इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना, इन सब से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स या वेव फ्रंट्स जो है ना वो जनरेट होंगे। तो इनमें हम जैसे हमने इनके ऊपर डॉट्स लगा दिए हैं, तो वो हम अज्यूम करते हैं कि इन पॉइंट से जो है ना वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं और राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो पोजीशन थी वो ए बी प्लेन थी, और हमने यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो ये टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियल जो टाइम है वो हमने उसको जीरो से स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ये वेव जो है, ये प्लेन वेव जो है ये राइट साइड की तरफ मूव कर रही है। आफ्टर टाइम टी इक्वल टू डेल्टा टी, सपोज कोई डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद ये राइट साइड पर प्लेन सी डी पर तक पहुंच गई है। तो अब ये जो डॉट्स हैं इनके ऊपर, इन तमाम डॉट्स से छोटे छोटे वेवलेट्स जनरेट हुए हैं, जो क्या है इस स्फेरिकल वेव का एक पार्शियल हिस्सा है, ठीक है। और ये जो वेव फ्रंट्स, ये जो वेवलेट्स हैं, इनको इनकी एक टेंजेंट लाइन जो है उसको हम प्लेन वेव कह रहे हैं, या उसको हम वेव फ्रंट कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वेव फ्रंट या प्लेन वेव क्या होती है, ये जो वेवलेट्स बन रहे होते हैं उनकी उनकी ये कंबाइंड टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है। तो इट मींस के अगर हम लाइट को सिर्फ इस तरीके से भी शो करें तो ये प्लेन वेव है, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है वेव फ्रंट। और ये बनी कैसी है? ये डिफरेंट वेवलेट्स थे जिनका ये कंबाइंड जो है टेंजेंट है। तो इसका मतलब है कि ए बी वेव फ्रंट जो है वो ट्रेवल करके आफ्टर टाइम डेल्टा टी सी डी वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो गया है। और इस पे मौजूद जो डिफरेंट डॉट्स हमने अज्यूम किए हैं, सपोजिडली हम ये कहते हैं कि इन डॉट से डिफरेंट वेवलेट्स जनरेट हुए हैं, और वो वेवलेट्स आगे की तरफ एक्सपेंड कर रही हैं, और राइट साइड पे हम उसकी प्रोपिगेशन देख रहे हैं। एंड सपोज दैट ऑल दिस इज हैपनिंग इन वैक्यूम फॉर अवर सिंप्लिसिटी।
ठीक है। तो अब ये जो आफ्टर टाइम डेल्टा टी डेफिनेटली इस वेव फ्रंट ए बी ने सी डी में कन्वर्ट होने के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वो जो डिस्टेंस है वो एस इज इक्वल टू वी टी, जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके मुताबिक, चूंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है सी और टाइम यहाँ पे डेल्टा टी है, तो इसने जो डिस्टेंस राइट साइड पे ट्रेवल किया है वो सी डेल्टा टी है। तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि ये जो वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट्स लेफ्ट साइड के ऊपर कैंडल में से निकल रहे हैं, ये इनका रेडियस फैल रहा है, यानी कि ये बड़े दायरों में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ए बी प्लेन वेव जो थी, ये कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट था, वेव थी, और वो फैल कर सी डी तक पहुंच गई है, यानी उसका जो रेडियस है वो एक्सपेंड कर गया। ठीक है। तो ये हाइजीन ने बताया था कि जो लाइट होती है वो इस तरीके से स्पेस में ट्रेवल करती है, यानी उसके जो वेव फ्रंट्स जो किसी एक डायरेक्शन में होते हैं वो आने वाले वेव फ्रंट्स की सोर्स बन जाते हैं, और उसके हर पॉइंट से लाइट फूटती है और जनरेट होती है, और उससे सेकेंडरी फ्रंट्स और फिर उन वेव फ्रंट्स के वेवलेट्स बनते हैं, और ये जो वेवलेट्स हैं इनकी जो टेंजेंट लाइन है उसको हम वेव फ्रंट या प्लेन वेव कहते हैं। तो ये हाइजीन ने हमें बताया था, और इस हाइजीन का जो ये प्रिंसिपल था, इससे हमें लाइट के डिफरेंट फिनोमिना को समझने में काफी आने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको काफी हेल्प हुई, और इसके अंदर हम इसको फर्दर रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर आप इसको देखें, इसको अगर हम रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को देखें तो वो हाइजीन प्रिंसिपल की मदद से एक्सप्लेन किया गया था। तो लेट्स अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। So from here we will basically discuss laws of refraction. तो रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है जिससे जो उस वक्त एक्सप्लेन होता है जब हम लाइट को एक वेव कंसिडर करते हैं। ठीक है। और इस फिनोमेना के बारे में आपको पता है ऑलरेडी कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो ना सिर्फ अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, वो अपनी स्पीड भी बदल लेती है, और इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपको पता है कि लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर होती है तो वो नॉर्मल से अवे जो है वो बेंड होती है, और अगर वो बिल्कुल वर्टिकली उसके ऊपर फॉल करती है, कोई एंगल नहीं बना रही, तो उस सूरत में वो किसी तरफ भी बेंड नहीं होती और स्ट्रेट जो है मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आ, हम ये देखते हैं कि लाइट अपनी स्पीड बदल लेती है और लाइट अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। ऐसा वो क्यों करती है, और इसको स्नेल्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन किया गया मैथमेटिकली। इस फिनोमेना को समझने के लिए हाइजेन प्रिंसिपल की मदद ली गई, और इसमें अगर हम इसको जो है वो इसके लॉज को अंडरस्टैंड करना चाहें, जो कि बेसिकली इसका जो लॉ है वो स्नेल्स लॉ है। तो स्नेल्स लॉ हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, ऑलमोस्ट रिफ्रैक्शन के तमाम फिनोमेना को वो एक्सप्लेन कर देता है कि लाइट क्यों जो है वो बेंड करती है, लाइट की जो रफ्तार है वो क्यों मीडियम के अंदर, अगर वो डेंसर मीडियम में एंटर हो जाएगा तो लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, तो ऐसा लाइट क्यों करती है। ठीक है। तो ये सारे फिनोमेना जो है ना वो स्नेल्स लॉ हमें एक्सप्लेन करता है। तो स्नेल्स लॉ जो है वो बजाते खुद सिंपल क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्ज करें कि ये थीटा वन जो है ये रिफ्रैक्शन इंसिडेंट सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये जब ये
किसी बाउंड्री के ऊपर, मीडियम की बाउंड्री पर इंसिडेंट लाइट है, उसका टू द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब ये रिफ्रैक्ट हो गया उस वक्त जो एंगल बना रही है ये नॉर्मल के साथ, वो उन दोनों मीडियम्स के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उनकी रेशो का वो यानी उनके साथ वो अपोजिटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये आपकी 2 जो है ये मीडियम 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है ये मीडियम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और तकरीबन सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो ये जो इक्वेशन थी ये हाइजीन प्रिंसिपल की मदद से एक्सप्लेन की गई थी। तो इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हम जो है वो अज्यूम करेंगे कि लाइट एयर से, फॉर एग्जांपल एयर से वो किसी ग्लास की स्लैब में वो एंटर हो रही है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और ये रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। तो हम ये ज्यूम करेंगे हाइजीन की प्रिंसिपल के मुताबिक कि लाइट जो है उसके बहुत सारे वेव फ्रंट्स जो हैं वो आ रहे हैं और वेव फ्रंट्स इसके प्लेन वेव होती है। ठीक है, तो सपोज के वो एंगल बनाते हुए जो वेव फ्रंट्स हैं वो एंगल बनाते हुए जो है ना मुख्तलिफ रेज, अगर मैं ये देखें ये लाइट की रेज को हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो इस तरह स्लांटिंगली जो है वो मीडियम के ऊपर फॉल कर रही है, मीडियम की बाउंड्री पे फॉल कर रही है और इसके ऊपर जो है ये बेसिकली स्फेरिकल वेव फ्रंट्स थे और ये मैंने प्लेन जो इसकी सपोज जो बाउंड्री के ऊपर जिसने किया है, हम सिर्फ वो वाला वेव फ्रंट अज्यूम करते हैं जो बाउंड्री के ऊपर फॉल कर रही है। तो ये देखें ये बाउंड्री के ऊपर जो वेव फ्रंट फॉल कर रहा है वो इनके ऊपर प्रिपेंडिकुलर है, यानी कि अगर ये रे ऑफ लाइट है तो जो वेव फ्रंट है वो इसका प्रिपेंडिकुलर होगा। अगर ये रे है, रे R1 है, रे ऑफ लाइट है, तो जो इसका वेव फ्रंट होगा ना वो इसका इसके ऊपर प्रिपेंडिकुलर फॉल कर रहा होगा ऐसे। ठीक है, राइट। जैसे हम ये देख लें जरा स्फेरिकल, हम फर्ज करें कि लाइट जो है वो चारों तरफ फैल रही है और मैं सिर्फ राइट साइड पे देखूं तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो एक रे से रिप्रेजेंट हो रही है, ये रे है। ठीक है, और इस रे के ऊपर ही जो है ना वो टेंजेंट हमने फॉल कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये यूं समझे आपके रे ऑफ लाइट जो है वो अगर राइट साइड के ऊपर ट्रेवल कर रही है तो ये जो प्रिपेंडिकुलर हैं ये वेव फ्रंट्स हैं या प्लेन वेव्स हैं। तो इसी तरह के प्रिपेंडिकुलर हमने यहाँ पर अज्यूम किए हुए हैं। फर्ज करें कि एक जो बिल्कुल करीब से गुजर रहा है वो वेव फ्रंट हमने यहाँ पर एक्सेप्ट अज्यूम कर लिया है। तो अब क्या होगा कि ये जितनी रेज हैं ये जब ये मीडियम के अंदर एंटर होंगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि ये अपनी डायरेक्शन बदल लेंगी और बेंड होकर एक किस्म की ये अंदर की तरफ बेंड होंगी, यानी कि ये नॉर्मल के करीब बेंड होंगी। तो अगर मैं इनकी बेंडिंग पोजीशन को के ऊपर एक बनाऊं तो एक वेव फ्रंट बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का होगा। यानी कि एक किस्म का ये वाला जो वेव फ्रंट है ये वाला ये अंदर जाकर इस तरह बेंड हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम ये कहते हैं कि इसी तरह से ये अब यहाँ पर मीडियम के अंदर दाखिल हो गया है और दाखिल होने के बाद ये इस तरह से ये बना रहा है, प्लेन वेव बना रहा है इस तरह से। तो ये जो हैं ये वेव फ्रंट्स हैं जो कि रे ऑफ लाइट के ऊपर बन रहे हैं और ये जो वेव फ्रंट है ये मीडियम के अंदर चला गया है और यहाँ पे ये बाहर था और हर दो वेव फ्रंट्स के का जो दरमियानी फासला है वो लाइट की वेवलेंथ के बराबर है। तो मीडियम यानी एयर में ये वेवलेंथ अगर λ1 थी, यही इन दोनों वेव फ्रंट्स का दरमियानी डिस्टेंस भी था, यानी सक्सेसिव डिस्टेंस भी था। और जब ये अंदर एंटर हुई तो चूंकि इसकी वेवलेंथ रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के मुताबिक तब्दील हो गई, तो अब हम फर्ज करते हैं कि इनका जो आ, अंदर इनकी जो वेवलेंथ है वो λ2 है और ये बाहर इनकी जो स्पीड थी वो v1 थी, तो अंदर इनकी जो स्पीड हो गई वो v2 हो गई। ठीक है, और जो स्पीड है
वो हमें पता है कि जब वो डेंसर मीडियम में एंटर होगा तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि स्पीड v2 इज लेस देन स्पीड v1। तो अब इन वेव फ्रंट्स का जो सक्सेसिव डिस्टेंस है वो इसकी वेवलेंथ के बराबर है, लैम्डा वन। यानी कि ये एक वेवलेंथ ट्रेवल करती है तो अगले वेव फ्रंट पे पहुंच जाती है, ठीक है। और ये सेकंड मीडियम के अंदर वेवलेंथ हो गई लैम्डा टू, और फर्स्ट मीडियम के अंदर वेवलेंथ हो गई लैम्डा वन। इसी तरह स्पीड v1 और v2 भी जो है ये मीडियम्स की डिफरेंट स्पीड्स हैं। अब हम इनकी मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। तो अब हम फर्ज करते हैं कि एक जो वेव फ्रंट था वो पॉइंट ई से पॉइंट सी की तरफ चला गया, और रास्ते में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो लैम्डा वन की, और इस दौरान उसको जो टाइम लगा वो टी लगा। इसी तरह से एक जो वेव फ्रंट था वो एच पॉइंट से जी पॉइंट की तरफ चला गया। उसने जो फासला तय किया वो मीडियम टू के अंदर किया, लैम्डा टू। यानी एक हमने वेव फ्रंट की कंडीशन हमने मीडियम वन में एज्यूम की है, और दूसरी वेव फ्रंट की कंडीशन हमने मीडियम टू में एज्यूम की है। तो मीडियम टू के अंदर जो वेव फ्रंट्स की कंडीशन है वो एच और जी से रिप्रेजेंट हो रही है, और जो मीडियम वन के अंदर है वो हमने पॉइंट्स ए और सी कंसिडर किए हैं। तो अब जो है वो इसको जो टाइम लगा एच से जी में पहुंचने के लिए वो भी टाइम टी था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लाइट है वो अपनी बेंड भी हो रही है, यानी कि अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। लाइट जो है अपनी रफ्तार भी चेंज कर रही है, और लाइट अपनी वेवलेंथ भी चेंज कर रही है। उसके बावजूद नेचुरल ये होगा कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक ही टाइम पे तय करेगी, चाहे वो पहले मीडियम में हो चाहे वो दूसरे मीडियम में हो। तो इट मींस के इसका जो टाइम ट्रेवल है वो सेम रहेगा। बेशक ही इसके बाकी पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, बट द टाइम टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम, दोनों मीडियम्स में वो टाइम सेम रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि वो टाइम सेम अगर रहेगा तो वो टाइम को हम इक्वेना मोशन से अगर हम उसको एनालाइज करें तो वो टाइम होगा, अ, आपको पता है एस इज इक्वल टू वी टी, इक्वेशन से ही आप इसको निकाल सकते हैं। और एस जो है वो यहाँ पर लेमडा वन है, और वी जो है वो वी वन है सपोज, और टी जो है वो टाइम टी वो सेम है। इसी तरह से सेकंड मीडियम के लिए भी यही इक्वेशन होगी, लेकिन यहाँ पर लेमडा टू हो जाएगा, और वी वन जो है वो वी टू हो जाएगा, और ये टाइम जो है वो सेम रहेगा। तो अब ये इक्वेशंस जो है ना टाइम इनमें कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि अगर मैं टाइम को एलिमिनेट करूं, टाइम की इक्वेशन लिखूं तो वो होगा लेमडा वन ओवर वी वन, और ये बराबर होगा लेमडा टू ओवर वी टू के, क्योंकि ये दोनों टाइम आपस में बराबर हैं। तो अब अगर यहां से हमें जो है थोड़ा सा अगर हम इसको रीअरेंज कर लें इक्वेशन को, तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि जो रेशो वेवलेंथ की होगी रिफ्रैक्शन के बाद उसी रेशो से स्पीड्स चेंज होंगी, ठीक है। यानी कि लेमडा वन की जो रेशो लेमडा वन की जो रेशो लेमडा टू के साथ है वो ही रेशो वी वन की वी टू के साथ होगी, ठीक है। यानी कि अगर लेमडा वन दो गुना बड़ी है लेमडा टू से तो स्पीड भी दो गुना बड़ी होगी वी टू से, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर एंगल को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बेंडिंग जो है वो एंगल से उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम एंगल को इंक्लूड करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर देखें तो प्लेन की जो बाउंड्री है उसका नाम है एच सी, और ये जो वेव फ्रंट है ये बाउंड्री के साथ बाहर एंगल थीटा वन बना रहा है, और अंदर जो है ये अंदर बेंड होने वाला जो प्लेन फ्रंट जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो एंगल बना रहा है थीटा टू। तो जो थीटा वन है इट इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो थीटा टू है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेकिन हमने ये वेव फ्रंट्स के हिसाब से लिया है, और यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक एच ई सी और दूसरा ट्राइंगल है एच जी सी। तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो एच सी है, यानी इसको हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे, तो ये हमारा सेम है, कांस्टेंट है। तो हम साइन थीटा की रेशो यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर आप इसको अज्यूम करें तो ये साइन थीटा वन जो है हमारा वो
साइन थीटा 1 जो है दैट इज इक्वल टू लेमडा 1 विच इज द प्रिपेंडिकुलर। ये जो है ना, इसका जो प्रिपेंडिकुलर है ना वो लेमडा 1 है, और इसका प्रिपेंडिकुलर ये वाला जो है ये लेमडा 2 है। तो प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी लेमडा वन लेमडा 1 ओवर एच सी। यहाँ पे लेमडा 1 ओवर एच सी, और इसी तरह से साइन थीटा 2 जो है, साइन थीटा 2 जो है दैट इज लेमडा 2 ओवर एच सी। तो एच सी इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट एच सी इज इक्वल टू, यानी लेमडा 1 ओवर साइन थीटा 1 बराबर है लेमडा 2 ओवर साइन थीटा 2 के। और यहां से हम फिर रेशियोज को रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1 इक्वल टू लेमडा 1 ओवर लेमडा 2। अच्छा, अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो और अगर आप गौर करें तो ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर एक तीसरी जो है वो प्रोपोर्शन भी आ गई, यानी V1 ओवर V2। तो इसका मतलब है कि ये एंगल्स की जो रेशो है वो रिवर्स होती है वेवलेंथ्स और स्पीड्स की रेशो से। तो ये रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में ये हो रहा होता है। अच्छा, अब यहां पर हम एक और पैरामीटर डिफाइन करते हैं जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहाँ पे लेट्स इंट्रोड्यूस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। इसको स्पीड की टर्म में आमतौर पे डिफाइन किया जाता है, यानी कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होगा, उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है वो उस पर्टिकुलर मीडियम में वो कैसी होगी। तो ये होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो सपोज मीडियम 1 की जो है वो n1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो मीडियम 2 है यहाँ पर उसकी हो गई, उसकी स्पीड हो गई c ओवर v2। ठीक है, अब यहां से हम v1 को लिख सकते हैं c ओवर n1 और v2 को लिख सकते हैं c ओवर n2। अच्छा, अब यहां पर अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं हमारे पास, और हम ये जो तीन रेशोज हमारी बन रही है ना, इनमें से कोई से दो हम कंपेयर आपस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं एंगल और स्पीड। तो साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1 मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ पर लेमडा 1 ओवर लेमडा 2 इसको लिख लेते हैं, चलें। ठीक है, या हम सिर्फ स्पीड को फिलहाल मेंशन करते हैं। एंगल और स्पीड को हम मेंशन करते हैं। तो दिस इज V1 ओवर V2, यानी कि C ओवर N1 ओवर C ओवर N2, एंड दिस कैन बी इक्वल टू N2 ओवर N1। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि ये बेसिकली साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 ओवर साइन थीटा 2। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेमडा 2 ओवर लेमडा 1 इसको हमें लिखना चाहिए था, और ये भी v2 ओवर v1 लिखना चाहिए। ये रिवर्स में आ रही थी। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको वापस यहाँ पे लेके आए तो ये बन जाएगी हमारी v2, और ये बन जाएगी v1, और ये n2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा n1। n1, तो इट मीन्स के अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेशो है दैट इज साइन, इसको हम रिवर्स करके अगर देखें तो ये साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 ओवर n1। दिस इज n1 ओवर n2, ये रिवर्स हो जाएंगी। दिस वुड बी n1 ओवर n2 एंड दिस इज n1 ओवर n2, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल गिव अस sin theta 1 n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2। तो ये स्नेल्स लॉ की एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन जो है इट इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मच द लाइट हैज बेंट एंड व्हाट इज द रेशो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। और इसके पीछे और भी एक्सप्रेशंस छुपी हुई हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि लाइट की जो वेवलेंथ्स जो होंगी वो किस रेशो से चेंज होंगी, लाइट की जो स्पीड है वो किस रेशो से चेंज होगी, और इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की रेशोज के साथ कैसे मैच करेगी। तो बेसिकली हमारे पास ये एक्सप्रेशंस आई हैं दैट साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1, ये हमारे पास इक्वल थी लेमडा 2 ओवर लेमडा 1 के, और फिर ये हमारे पास इक्वल थी v2, इट वाज इक्वल टू v2 ओवर v1, और इसके साथ हमें ये पता चला कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की रेशो है उसके ये रिवर्स होती है। ठीक है। तो ये सारी रेशोज आपस में एग्जिस्ट करती हैं, और इनको वक्तन वक्तन हम केस टू केस ऑप्टिक्स के फिनोमेना को स्टडी करने में इनका इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अब यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में लाइट की जो बेंडिंग होती है और लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसमें जो तब्दीली होती है वो किस रेशो से होती है, और उसका दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से क्या ताल्लुक होता है, और बेंडिंग एंगल से उसका क्या ताल्लुक होता है। ठीक है। तो ये बेसिक जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमें बताता है स्नेल्स लॉ। अच्छा, अब अब हमने ये देखना है कि स्नेल्स लॉ में यानी कि जो बेंडिंग है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर किस तरह से असरअंदाज होगा। यानी वो एक खास किस्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो लाइट कितने परसेंट बेंड होगी या कितने टाइम्स बेंड होगी, इसके लिए भी हम एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो उस एक्सप्रेशन के अंदर आप बेसिकली इन दो जो ये जो रिलेशंस हैं ये वाली, इनका आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो दो रिलेशन, फर्ज करें कि लाइट जो है ये मीडियम 1 से मीडियम मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर हुई है। ठीक है। तो हमें यानी कि इसको अगर हम रिवर्स करके देख लें, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम रिवर्स करके अगर देखें तो डेट इज v1 ओवर v2।
अब फर्ज करें कि जो है इसके अंदर मीडियम वन हमारा सपोज एयर है, और मीडियम टू जो है वो कोई भी और मीडियम है। लेट्स कंसिडर इट एज इट इज। दिस इज मीडियम लेमडा टू। लेमडा टू जो है सपोज वो कोई nth मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और जो लेमडा वन है, जो लेमडा वन है वो हमारी, उसकी जगह हम लेमडा लिख देते हैं, यानी कि वो फर्ज करें वो एयर है। और लेमडा एन के अंदर जो स्पीड है, यानी कि nth मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो v है, और एयर के अंदर जो स्पीड है वो c है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो c ओवर v के बराबर होता है। तो v ओवर c जो है वो 1/n होगा। ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख लूं, लेमडा एन ओवर लेमडा बराबर है 1/n के, और उसके बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि लेमडा एन जो था वो लेमडा ओवर एन के बराबर है। इसका मतलब है कि nth मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ होगी, तो मीडियम वन की जो वेवलेंथ है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जो है ना वो वेवलेंथ मीडियम के अंदर चेंज हो गई है। ठीक है। तो एयर के अलावा बाकी जितने भी मीडियम्स हैं वो डेंसर होते हैं। तो अगर एयर के साथ हम देखें तो डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होने वाली जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है। और कितने कितने टाइम्स कम होगी? उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम कम हो जाएगी। ठीक है। तो जो भी वो जैसे ग्लास स्लैब में एंटर हुई है, तो ग्लास स्लैब का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे आप उस वेवलेंथ को डिवाइड कर दें, उतने टाइम जो है वो ग्लास स्लैब के अंदर एंटर होने वाली वेवलेंथ होगी। ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है उसको हमने डिस्कस ही नहीं किया, कि जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, लेकिन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि फर्ज करें कि इन मीडियम, किसी भी nth मीडियम के अंदर जिसमें उसकी स्पीड v थी, उसकी फ्रीक्वेंसी थी fn, और उसकी जो वेवलेंथ थी वो लेमडा एन, एन उसका यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप कह लें, और वो मीडियम को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है वो वे एफ एन का फार्मूला लिख लेते हैं, विच इज वी ओवर लेमडा एन। और लेमडा एन क्या अभी आपने मेंशन किया, लेमडा एन जो है वो लेमडा ओवर सी है, यानी कि फर्स्ट मीडियम की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v ओवर n इंटू लेमडा। क्योंकि लेमडा एन नीचे था डिनोमिनेटर में, और v जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ले आते हैं। ठीक है। तो v की वैल्यू होगी n ओवर सी, सी ओवर n। ठीक है। तो v की भी यहाँ पे हम कीमत लगा देते हैं इस फार्मूले के अंदर। सो इट वुड बी एफ एन इक्वल टू सी ओवर n ओवर, इस तरह इसको लिख लेते हैं, सी ओवर n ओवर लेमडा ओवर n। ठीक है।
तो ये हो जाएगा एन एन से कट गया और वैल्यू आ गई सी ओवर लैम्डा। सी ओवर लैम्डा एयर के अंदर वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो सी के बराबर होती है ना। तो अगर हम nth मीडियम की फ्रीक्वेंसी को एयर के मीडियम से रिप्रेजेंट डिस्कस कंपेयर करें, so that would be v is equal to f lambda, and for air it would be c is equal to f lambda and f would be equal to c over lambda in air। तो अगर आप गौर करें तो एफ एन जो है वो भी सी ओवर लैम्डा के बराबर आ गई है, यानी कि वो उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गई है जो वो वैक्यूम या एयर में उसकी थी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है तो फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती, सिर्फ वेवलेंथ और स्पीड, उसकी स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होती है। और इसकी रीजन यही होती है कि उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को कंजर्व रखना होता है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो उसकी एयर में या वैक्यूम में थी। तो स्नेल्स लॉ जो है वो हमें ऑलमोस्ट उसको प्रूव करते हुए हमने तकरीबन तमाम रिलेशंस को देखा कि जो स्पीड्स की क्या रिलेशन होगी एक मीडियम की दूसरे मीडियम के साथ, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से अफेक्ट होंगे, उनके बेंडिंग एंगल्स किस तरह से अफेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा। ये तमाम रिलेशनशिप्स हमने जो है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं और ये छोटी छोटी रिलेशंस हैं, लेकिन ये पूरे ऑप्टिक्स के फिनोमेना को गवर्न करती हैं। अच्छा, अब एक और भी चीज हमने देखनी है कि उनके पाथ लेंथ या फेज डिफरेंस के साथ क्या होता है। जब दो रेज जो होती हैं लाइट की वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो उस उनके पाथ लेंथ या उनके फेज डिफरेंस के साथ क्या होता है। तो उसके लिए हम अगर पहला मीडियम जो है उसकी, जाहिर है जब एक स्लो हो जाएगी एक जो है वो पीछे से फास्ट स्पीड पे आ रही है, तो उनके दरमियान जो है ना फेज डिफरेंस या उनके दरमियान ना पाथ लेंथ डेवलप हो जाएगा। एक जो है रे वो दूसरी रे की निस्बत ज्यादा फासला तय कर रही होगी, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही होगी और उनमें फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उस फेज डिफरेंस को असेस करने के लिए हम फर्ज करते हैं कि एक मीडियम की थिकनेस थी एल, दूसरे मीडियम की थिकनेस भी एल थी, ठीक है, और उस मीडियम के अंदर यानी कि एल लेंथ के अंदर कोई 8 10 15 वेव्स थी, ठीक है। तो इनकी जो नंबर ऑफ वेव्स थी फॉर मीडियम वन फर्ज करें उनके अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स थी वो n1 थी। अब नंबर ऑफ वेव्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम उसकी वेवलेंथ को उसकी लेंथ l से डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे अगर एक वेव की वेवलेंथ जो थी वो 2 थी और वो एक ऐसे मीडियम के अंदर बंद थी जिसकी अपनी थिकनेस 10 थी, तो टोटल वेव्स कितनी होंगी 5, ठीक है। यानी कि आपने उसकी लेंथ को उसकी वेवलेंथ से डिवाइड किया तो आपको पता चल गया कि इस लेंथ के अंदर 5 वेव्स होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से फर्ज करें कि उस मीडियम की जो लेंथ है वो एल है और एल के अंदर उसकी जो वेवलेंथ है वो लेमडा n1 है और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है। तो n1 कैपिटल n1 विल बी द नंबर ऑफ वेव्स जो उसके अंदर बंद है। अगर इसी थिकनेस का एक और मीडियम ले लिया जाए जिसको हम मीडियम 2 कहेंगे, लेंथ आपने सेम लेनी है, उसके अंदर जो बंद वेव्स हैं वो n2 से आप निकाल लेंगे, ठीक है, और उसकी लेंथ सेम है क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। तो ताकि आप देखेंगे एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर जब वो एंटर हुई हैं और सेम थिकनेस के अंदर उन्होंने कितना फेज डिफरेंस अडॉप्ट किया है या पाथ लेंथ कितनी, उन्होंने पाथ डिफरेंस कितना अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर एक मीडियम के अंदर 10 वेव्स हैं, 5 वेव्स हैं और दूसरे मीडियम के अंदर 7 वेव्स हैं उसी थिकनेस में, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान जो है वो पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं दोनों मीडियम्स का, इनकी नंबर ऑफ वेव्स को आपस में माइनस करके यानी सबट्रैक्ट करके। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि n2 बड़ा है और n1 छोटा है, ठीक है। तो यहां से फिर इसका मतलब है कि हम इन दोनों लेंस को आपस में जो है वो कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अच्छा, एक और हमने काम करना है, ये जो लेमडा n1 है ना इसको हम l लेमडा ओवर n1 लिख लेना है,
तो ये हो जाएगा ln1/λ। इसी तरह यही एक्सरसाइज करते हुए दूसरी एक्सप्रेशन जो होगी वो भी हमारी बन जाएगी ln2/λ। ठीक है, लैम्डा जो है वो उसकी स्पीड थी वैक्यूम में या एयर में। तो अब हम इनको माइनस आपस में कर लेते हैं, n2 माइनस ln1/λ। तो ये आ जाएगा L/λ n2 माइनस n1। तो इसका मतलब है कि ये जो पाथ डिफरेंस है इनका नंबर ऑफ वेव्स का दो मीडियम्स के अंदर जहां पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा, तो वो पाथ डिफरेंस उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिस्टेंस के डिफरेंस इनटू L/λ। लैम्डा क्या है? स्पीड है एयर में, और लेंथ L जो है वो दोनों मीडियम्स की सेम होनी चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। तो ये उसका पाथ डिफरेंस होगा। तो अब हमने पाथ डिफरेंस भी देख लिया, हमने फ्रीक्वेंसी भी देख ली, हमने जो है वो स्पीड्स की रेशो भी देख ली, हमने वेवलेंथ्स की रेशो भी देख ली, एंगल्स की रेशो भी देख ली, और हमने तकरीबन रिफ्रैक्शन से रिलेटेड तमाम फिनोमेना और इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली।